हेलो एवरीवन। पार्ट वन फंडामेंटल राइट्स का हमने देख लिया था। इसमें हमने आर्टिकल 24 तक कवर किया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। उसके पहले राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, अगेंस्ट डिटेंशन, ये सब हमने देख लिया था। अब आर्टिकल 25 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर आपको याद रखना है 25 से लेके 28 तक। रेलवे के एग्जाम में पूछ चुका है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो आर्टिकल 25 देखते हैं। पहला, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोरोगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये सब आपका आर्टिकल 25 में दिया हुआ है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस क्या है? फ्रीडम, इंडिविजुअल हैव द फ्रीडम टू शेप देयर रिलेशनशिप विद गॉड। ठीक है, भगवान को मानते हैं, उसके साथ आपको क्या मान्यताएं हैं, ये सब मानना। अदर टीचर्स इन वट एवर दे, ठीक है, जो जैसा भी आप चाहते हैं वैसा आप मान सकते हैं। राइट टू प्रोफेस, टू डिक्लेयर वंस ओन रिलीजियस बिलीव एंड फेथ ओपनली एंड फेयरली। इसमें कहीं से भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन या स्टेट आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है राइट टू प्रैक्टिस, टू परफॉर्म रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल्स, सेरेमनीज, एग्जीबिशन ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज। ठीक है, ये सब आपका यज्ञ करना है, हवन करना है, आपको भंडारा करवाना है, ये सब आप आराम से करवा सकते हैं। ठीक है, राइट टू प्रोपोगेट, टू ट्रांसमिट और डिसेमिनेट वंस रिलीजियस बिलीफ टू अदर्स। ठीक है, हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट एनी पर्सन टू वंस रिलीजन। ठीक है, फोर्सफुली कन्वर्जन लॉफुल नहीं है। बाकी आप अपने व्यक्ति की इच्छा से अपने धर्म के बारे में किसी को कुछ भी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 26। वैसे इतना भी अगर याद रखेंगे आप, 25 से 28 तक रिलीजियस अफेयर्स के बारे में बात करता है, तो भी काफी रहता है। फिर भी अगर अंदर का याद रख लेते हैं आप, ठीक है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। नेक्स्ट है, दिस प्रोविजन स्टेट्स दैट एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन ऑफ इट्स सेक्शन हैव द फॉलोइंग राइट्स। पहला, राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। ठीक है, इंस्टीट्यूशन मैनेज करना, ये पहला हो गया। राइट टू मैनेज अफेयर्स ऑफ मैटर्स ऑफ रिलीजन। ठीक है, नेक्स्ट, राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट, राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी एज पर लॉ। ठीक है, मंदिर अगर आप बना रहे हैं, मस्जिद अगर बनवा रहे हैं, ठीक है, ये सबका मूवेबल ये हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी मैनेज करना या चैरिटी में देना, ये सब आपका आर्टिकल 26 में कवर होता है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 27। याद रखना टैक्सेशन से रिलेटेड है। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन और प्रमोशन ऑफ रिलीजन। This provision prohibits the state from levying tax for promoting or maintaining any particular religion and religious denomination. It upholds the principle of secularism, ठीक है, and ensures that state remain neutral in matters of religion, fostering equality and religious freedom for all citizens. ठीक है, अब इसमें जैसे एक मंदिर है, जैसे मान लो कि आपका एक मंदिर है, तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट अगर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पे आपको पार्किंग फैसिलिटी चाहिए, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा, जैसे उज्जैन का टेम्पल हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया, यहाँ पे अगर आपको कुछ मैनेज अगर गवर्नमेंट कर रही है, तो वो टैक्स ले सकती है, पार्किंग टैक्स, ये सब चीज़ें ले सकती है। बट ये जो आपका मतलब मंदिर को चलाने के लिए ये सब जो पैसा है, इसमें आपका टैक्स नहीं। तो अगर ये स्टेटमेंट आता है, वैसे लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, अगर ये स्टेटमेंट आता है तो आप वो गलत नहीं कर सकते, पार्किंग टैक्स ये सब गवर्नमेंट लगा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। आर्टिकल 28 बात कर रहा है, इट मेक्स प्रोविजन फॉर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो पहला है, इंस्टीट्यूशन fully maintained by state religious instruction is completely prohibited। ठीक है, स्टेट या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पे अगर कोई चल रहा है, इट इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो इसमें जैसे मदरसा वदरसा हो गया, ये सब जो चीज़ें होती है, उनका सिलेबस क्या डिफाइंड होगा, क्योंकि जनरली एक स्टेट एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है और उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक, नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिटेड। ठीक है, अगर टोटली ओन बाय गवर्नमेंट है तो वहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अगर कोई ट्रस्ट चला रही है, ठीक है, तो वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस परमिटेड है। इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, रिलीजन इंस्ट्रक्शंस परमिटेड ऑन वॉलंटरी बेसिस। ठीक है, मतलब कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं,
विद द कंसेंट ऑफ पर्सन। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड एड फ्रॉम स्टेट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिटेड ओनली ऑन वॉलंटरी बेसिस विद द कंसेंट ऑफ द पर्सन। तो ये 4 चीज़ें उतना याद नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा। लक्ष्मीकांत में खैर बहुत डिटेल में दिया हुआ है ये सब। अगर आप आर्टिकल 25 से 28 तक भी याद रखते हैं, ठीक है, कि रिलीजियस अफेयर में किससे रिलेटेड है, तो भी काफ़ी रहता है। ठीक है, 27 आपका टैक्स हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 29 एंड 30। ठीक है, ये नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है। ठीक है, 25 से 28 आपका रिलीजन वाला हो गया। ये है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जनरली यहाँ तक आके बच्चे छोड़ देते हैं क्या है इसमें। ठीक, तो यहाँ पे 29, 30 और 32 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल। ठीक है, दिस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी। सबसे पहली चीज माइनॉरिटी टू कंजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात कर रहा है? माइनॉरिटी की, पहली चीज। और माइनॉरिटी उसने किस बेसिस पे तय किया है? लैंग्वेज और कल्चर पे। ठीक है, ये दोनों लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड कल्चरल माइनॉरिटी, स्क्रिप्ट लैंग्वेज सेम है। ठीक है, इस पे बेसिस पे डिफाइन कर रहा है। देखो एक एक टर्म याद रखना, माइनॉरिटी जो है, अगर मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या क्या चीजें नहीं डिफाइंड है, मैं ये भी आपको अलग से बताते जा रहा हूँ। आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे आपका अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट आपका इंटरप्रेट करेगा या हाई कोर्ट इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, वैसे ही माइनॉरिटी एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है कि माइनॉरिटी क्या है कौन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन बताया है माइनॉरिटी का, दैट इज कल्चरल एंड लैंग्वेज के बेसिस पे आप माइनॉरिटी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 29 क्या बोल रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो ये बताता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन हैव देयर राइट टू कंजर्व द सेम। ठीक है, अगर आपकी कोई अलग से लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, आपको उसको कंजर्व करने का राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, पहला ये हो गया। नेक्स्ट, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन बाय स्टेट। ठीक है, और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। अब देखो ये सब चीजें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आर्टिकल 15 में देखे थे 5 लिखा था। ठीक है, 5 कैटेगरी लिखा था, रेस, रिलीजन, कास्ट वाला। आर्टिकल 16 में देखे वो हो गया 7। ठीक है, ये सब चीजें बिल्कुल याद रखना वर्ड बाय वर्ड। आर्टिकल 29 देख रहे हैं, उसमें क्या क्या आ रहा है आपका? रीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज 4 है। ठीक है, आर्टिकल 29 में क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 बेसिस पे, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद रखना। वर्ड बदल के वो क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, एग्जैक्टली आपको याद होना चाहिए आर्टिकल 29 क्या दिया होगा। ठीक, तो किसी भी स्टेट का स्कूल है या स्टेट के फंड का स्कूल है, उसमें आप क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते या भेदभाव नहीं कर सकते रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट है as noted by Supreme Court, the use of phrase section of citizen, ठीक है, ये वर्ड याद रखना, in the article means that it applies to the minorities as well as majority। अब देखो, अगर आप भेदभाव नहीं कर रहे हो तो आप माइनॉरिटी के साथ भी नहीं करोगे और मेजोरिटी के साथ भी नहीं करोगे। ठीक है, thus the scope of this article is not necessarily restricted to minority only। ठीक है, तो आर्टिकल 29 नो डाउट आपका माइनॉरिटी की बात कर रहा है, लेकिन वो मेजोरिटी को रिस्ट्रिक्ट, इन चीजों को भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जैक्टली क्वेश्चन आता है। और कोई भी आर्टिकल आप पढ़ते हैं तो लास्ट लास्ट की लाइन छोड़ देते हैं, इस कारण मैं यहाँ पे ज्यादा इम्फेसिस दे रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 30, ये भी माइनॉरिटी से रिलेटेड है। राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, कोई भी हो गया, जैसे मदरसा हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर आपको चलाना है, दिस प्रोविजन ग्रांट्स माइनॉरिटीज बोथ रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक। ठीक है, दो टाइप की माइनॉरिटी यहाँ बता रहा है, मतलब इसमें कल्चर भी आप ले सकते हो और लैंग्वेज के बेस। Certain rights such as right to establish and administer educational institutions of their choice, the right to impart education to their children of their own language। ठीक है, अपनी ही लैंग्वेज में आप को एजुकेट कर सकते हो। ठीक है, इट इट इज टू बी नोटेड दैट प्रोटेक्शन अंडर दिस आर्टिकल इज कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटी। ठीक है, एंड डज नॉट एक्सटेंड टू एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। ठीक है, जैसे आर्टिकल 29 में किसकी बात किया था? माइनॉरिटी एज वेल एज मेजोरिटी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी की ही बात कर रहा है। ठीक? ये डिफरेंस है आर्टिकल 29 और 30 में, बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक,
नेक्स्ट देखते हैं, देखो आर्टिकल 31 को हटा के 300 ए में डाल दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी को, ठीक? तो देख चुके हैं। उसका लीगल स्टेटस अभी लीगल राइट है अंडर इंडियन यूनिवर्सिटी। देखो आर्टिकल 32 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है इसमें, जो को अच्छे से समझना एकदम क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आता ही है, ठीक है? तो आर्टिकल 32 जो है ये आपकी बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब क्या है समझो। अभी तक आर्टिकल पढ़ रहे हो, देखो 12 में पढ़े थे स्टेट, 13 में बताया लॉ क्या है, ठीक है? 14 से चालू हुआ था, 3 से चालू हुआ था, अभी तक देख चुके हैं 30, ठीक है? 14 से 30 तक जो आर्टिकल देखे कि आपको भेदभाव नहीं करना, फ्रीडम टू एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, राइट टू लाइफ है, प्रिवेंट डिटेंशन अनलॉफुल होता है तो उसको आपको प्रिवेंट करना है, ये सारी चीज़ की बात किया था। माइनॉरिटी की बात किया, रिलीजियस सेक्शन की बात किया, सभी चीज़ों की बात किया। लेकिन अगर उसका कहीं पे आपका हनन होता है या टेक अवे होते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स, तो आर्टिकल 32 ही आपको पावर देता है कोर्ट में जाने का, ठीक है? कोर्ट में जाने का मतलब आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, आप डिस्ट्रिक्ट कहीं भी आप जा सकते हो, ठीक है? ये जो पावर आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये है आर्टिकल 32, कारण इट इज़ द बैकबोन ऑफ द ऑल फंडामेंटल राइट, ठीक है? सब कुछ आपका आर्टिकल 32 में, ठीक? इसको अच्छे से समझते हैं। It confers the right to remedies for the enforcement of the fundamental rights in case of violation of the same. अगर वायलेट होता है आपका फंडामेंटल राइट तो आप इसका यूज करेंगे। इट मेक्स फॉलोइंग प्रोविजन रिगार्डिंग द सेम। द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द enforcement of the fundamental right is guaranteed। ठीक है, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकता। अगर अदर केसेस है, सिविल केस है और केस है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड केस नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। उसके लिए आपको हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। इट इज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? लेकिन अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है? द सुप्रीम कोर्ट शैल have the power to issue direction, order or writs, ठीक है? For the enforcement of fundamental rights, the parliament can empower any other court। अब देखो याद रखना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है? पार्लियामेंट कैन empower any other court issue directions, order or writs for enforcement of fundamental rights। मतलब पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर है, ठीक है? ये याद रखना क्या होगा, जनरली हमारे पास जब जुडिशल से रिलेटेड बातें आती है तो हम सोचते हैं कि सारी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है और पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन पार्लियामेंट बिल्कुल इंटरफेयर कर सकती है और वो किसी भी कोर्ट को एम्पावर कर सकता है कि डायरेक्शन या ऑर्डर निकालना, ठीक है? रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। दिस प्रोविजन गिव द राइट टू गेट फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड, मेकिंग द फंडामेंटल राइट रियल। एक्चुअल में जो आपको रियल बना रहा है ना कि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। यही आपका राइट, फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल होना है। तो इसमें देखते हैं कैसे कैसे कौन कौन सी पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के पास जिसके थ्रू वो फंडामेंटल राइट को वापस दिलाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं रिट्स, ठीक है? टाइप्स ऑफ रिट्स इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट empowered to for the purpose can issue following 5 types of writ, ठीक है? हबिस कार्पस है, certiorari, prohibition, mandamus, क्यू वारंटो। बार बार इन्हीं वर्ड से क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला देखते हैं हबिस कार्पस, ठीक है? देखो हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया है जलियांवाला बाग, ठीक है? जलियांवाला बाग, ठीक है? 1919 की बात है। इसमें क्या हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था सैफुद्दीन कुछ किचलू को लेके, ठीक है? और एक डॉक्टर भी थे, उनको लेके विरोध हुआ था। एक्चुअल में यहाँ जो विरोध हो रहा था ना वो था रेगुलेटिंग एक्ट का, ठीक है? मतलब यहाँ पे खैर असेंबली हुई थी नो डाउट, उसी टाइम पे रोल एक्ट आया था, ठीक है? इसका विरोध करने में सैफुद्दीन किचलू अरेस्ट हुए थे और उसी के उसमें ये सभा रखी गई थी, ठीक है? जलियांवाला बाग में, ठीक? बाकी आपको कहानी पता ही होगा, हिस्ट्री नहीं भी पढ़े तो आप जलियांवाला बाग तो सुने ही होंगे। रोल एक्ट लाया गया था। ये जो एक्ट था ये एक्चुअल में वायलेशन था अभिष्कार पर। अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है? अभिष्कार पर्स का वायलेशन था, मतलब इसमें जो डिटेंशन था, ठीक? कि हम किसी को भी सस्पिशन पे, ठीक है? किसी पे संदेह है उसको उठा के हम जेल में बंद कर लेंगे और 3 साल तक उसको, ये था कि 3 साल तक उसको पेश नहीं किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक? तो रोलेट एक्ट वाज एक्चुअल
द वायलेशन ऑफ हबीज कॉर्पस। ठीक, आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आ गया। अब समझते हैं एक्चुअल में है क्या ये। इट लिटरली मीन्स टू हैव अ बॉडी। तो आप जिसको भी अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उसको आपको पेश करना ज़रूरी है। ठीक, इट इज़ एन ऑर्डर इश्यूड बाय द कोर्ट टू अ पर्सन हू हैज़ डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट। ठीक है, जिसको भी आपने डिटेन किया है उसको आप सामने पेश करो। द कोर्ट देन एग्जामिन द कॉज एंड लीगैलिटी ऑफ डिटेंशन। ठीक है, कोर्ट देखेगा 24 घंटे के अंदर पेश करना ज़रूरी है, ये आपको बताया हूँ। ठीक है, इट वुड सेट द डिटेन्ड पर्सन फ्री इफ द डिटेंशन वाज फाउंड टू बी इल। किसी को भी आप पकड़ के डिटेन डिटेन नहीं कर सकते। ये पुलिस की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है। ठीक, तो ये समझ में आ गया हबिस कॉर्पस में क्या है। दिस राइट इज़ बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्री डिटेंशन। बिल्कुल सिंपल सी लाइन। This writ can be issued against both public authority and private individual. However, it is not issued in case, ठीक, कहाँ पे इशू नहीं होगा। अगर डिटेंशन लॉफुल है तो आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते। ठीक है, द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कोर्ट। अगर आप कोर्ट का कुछ कंटेम्प्ट करते हो, उस केस में आपका डिटेन कर सकता है। डिटेंशन इज बाय कंटेम्प्ट कोर्ट। डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। अगर जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का एक जुरिडिक्शन होता है। ठीक है, उसी टेरिटरी में वो कर सकता है। ठीक है, अगर उसके बाहर की टेरिटरी में अगर उसने अपना डिसीजन दे दिया तो ये लॉफुल नहीं। ठीक है, ये था आपका हबीज कॉर्पस। नेक्स्ट देखते हैं मैंडेमस। मैंडेमस का मीनिंग है की कमांड। ठीक, इट इज द कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू द पब्लिक ऑफिशियल। ठीक है, आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी। मतलब आप उसका कुछ काम है, ठीक है, कोई ऑफिसर है उसका कुछ काम है और वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो उस केस में कोर्ट मैंडेमस रिलीज करेगा। दैट हैज फेल्ड टू और रिफ्यूज टू परफॉर्म। It can be issued to the public office, a public body, corporation and inferior court। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट को कर सकता है, हाई कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कर सकता है। अ ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट। ठीक है, ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, जैसे स्पेशल केस में आपका जैसे ये कावेरी ट्रिब्यूनल है। ठीक है, मतलब एक स्पेशल केस को देखने के लिए, क्योंकि नो डाउट इंडियन जुडिशरी सिस्टम में लोड बहुत ज़्यादा है, इस कारण एक स्पेशल केस जैसे आ गया। ठीक है, कावेरी का अगर डिस्प्यूट हो रहा था कि रिवर का पानी कौन-कौन से राज्यों को कितना देना है, इसलिए एक अलग से ट्रिब्यूनल बना दिया गया। ठीक है, ये ट्रिब्यूनल होता है, उनको भी ये इश्यू कर सकता है। दिस रिट कैन नॉट बी इश्यूड, ठीक है, अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी। ठीक है, मतलब आपका एक ऑफिशियल ड्यूटी जो होती है ना, ठीक है, वो आपके प्राइवेट इंडिविजुअल की नहीं है। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं इशू किया जाता टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पॉजेस स्टैट्यूटरी फोर्स। ठीक है, मतलब आपका बैकअप होना चाहिए वहां से, मतलब जो पावर उठा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं से उठाना चाहिए। इफ ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी इन नेचर, बिल्कुल ध्यान रखना, मतलब करे नहीं करे एक ही मतलब है, मन से कर दिए जैसे, ठीक है, उसमें उस केस में आपका ये इशू नहीं होगा। तो इन्फोर्स द कॉन्ट्रेक्चुअल obligations against the president of India, state governor, chief justice of high court के अगेंस्ट नहीं इशू। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, ये सबके अगेंस्ट जनरली चीजें नहीं होती। ठीक है, आप सिविल और क्रिमिनल केस भी उनके अगेंस्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये हो गया मैंडेमस मींस वी कमांड। नेक्स्ट आपका प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिशन है आपका टू फॉरबिड। इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट। अभी यूपीएससी में क्वेश्चन आया है 24 में ही ये क्वेश्चन, प्रोहिबिशन से क्या क्या हुआ। ठीक है, इट इज इशूड by the higher court to the lower court or tribunal to prevent the letter from exceeding its jurisdiction or apprising a jurisdiction that does not possess। ठीक है, मतलब ये रोक लगाता है। ठीक, जैसे एक हाई कोर्ट है, ठीक है, उसके ऊपर आपका बैठता है सुप्रीम कोर्ट। अगर इसमें कोई मैटर इसके अंडर जुरिडिक्शन के अंडर नहीं आ रहा है, फिर भी अगर ये डिसीजन देना चाह रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्टॉप कर देगा कि नहीं भाई, आप रहने दो, केस हमारे पास भेज दो। ठीक है, दैट इज प्रोहिबिशन। ठीक, तो अगर आप मैंडेमस और प्रोहिबिशन में अगर देखोगे तो द रेट ऑफ मैंडेमस डायरेक्ट्स एक्टिविटी। ठीक है, मैंडेमस में क्या बोल रहा था कि आपने काम क्यों नहीं किया, और प्रोहिबिशन क्या बोल रहा है, मत करो हमको दे दो। ठीक है, प्रोहिबिशन डायरेक्ट्स इनएक्टिविटी। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, द रेट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट judicial and quasi-judicial bodies and cannot be issued against administrative authorities, legislative bodies और private entities। ठीक है, किसके अगेंस्ट कर रहा है ये बिल्कुल ध्यान रखना।
अब एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलेगा, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोलेगा, ठीक है? तो जुडिशियल बॉडीज के लिए ही ये इशू हो सकता है। नेक्स्ट है आपका सर्टियोररी। इट मीन्स टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म। इट इज इश्यूड बाय हाई कोर्ट टू द लोअर कोर्ट, ठीक है? और ट्रिब्यूनल आइदर टू ट्रांसफर पेंडिंग केस, ठीक है, विथ लेटर इटसेल्फ और स्क्वेश द ऑर्डर, ठीक है? अब इसमें क्या हो रही है, देखो उसमें बात हो रही थी कि आप प्रोसीड मत करो, ठीक है? प्रोहिबिशन में प्रोसीड ही मत करो, ये बात हो रही थी। इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपको आप लोअर कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया है, तो उसको प्रोसीड तो छोड़ो, अगर आपने डिसीजन दे भी दिया है तो उसको स्टॉप करके फिर से अपने पास केस ले लेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? ऐसे ही समझो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही समझ सकते हो, ठीक है? अगर डिसीजन दे भी दिया है, फिर भी उसको रोक के ऊपर ले लेगा। प्रोहिबिशन में आपका प्रोसीड करने से ही रोक रहा था कि आप सुनवाई ही मत करो उस चीज़, ठीक है? इतना आपको क्लियर होना चाहिए प्रोहिबिशन और सर्टियोररी में, ठीक है? This writ is issued on the basis excess of jurisdiction, lack of jurisdiction or error of law, ठीक है? While prohibition is only preventive, ठीक है? prohibition में क्या होता है, आप प्रोसीडिंग ही रोक दो। सर्टियोररी बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव, मतलब हो सकता है हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया हो, उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट करेक्ट भी कर सकता है। इस लाइन से ही आप दोनों में डिफरेंस क्लियर कर सकते हैं। It can be used against can be issued against कोई judicial, constitutional as well as administrative authorities, ठीक है? उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को नहीं अलाउड था, उनके अगेंस्ट नहीं कर सकता था, बट इसमें कर रहा है। बट नॉट अवेलेबल अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी, प्राइवेट बॉडी, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, ठीक है? नेक्स्ट है आपका क्यू वारंट। इट लिटरली मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, ठीक? तो it is issued by court to inquire into legality of claim of a person in public office. Hence, it prevents illegal operation of public office by a, ठीक है, मतलब बाय what authority अ, आप उस ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है? इट इज क्यू वारंट। अनलाइक अदर रेट्स, इट कैन बी सॉल्व बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन एंड नॉट नेसेसरली बाय एग्रीव्ड पर्सन। कोई पर्सन इसमें ये रिट के लिए अप्लाई कर सकता है। दिस रेट कैन बी इशूड ओनली in case of substantial public office of a permanent character created by statute of constitution. It cannot be issued against case of ministerial or private office, ठीक? तो मेन ये है कि इसमें किस अथॉरिटी से आप ये काम कर रहे हो, ये कोर्ट आपसे पूछेगा, ठीक? सभी चीजों में कोर्ट ही इशू करेगा, ठीक है? और कोई नहीं करेगा। आर्टिकल 32 जो है, देखो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, दैट इज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी अगर आपके साथ गलत हो रहा है, उन सब चीज़ों को देखने का गारंटी जो दे रहा है आपको फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है? या कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी चीज़ को अगर फॉलो नहीं हो रहे, सब कुछ आपका मेजर जो वर्क है वो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। हाई कोर्ट भी देख सकता है, लेकिन हाई कोर्ट ने आपके अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है? तो फाइनल गार्जियन जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक? तो सारे पांचों जो रेट है वो आपका सुप्रीम कोर्ट ही या कोई भी कोर्ट ही, ठीक? तो ये था आपका पूरा फंडामेंटल राइट्स। यहाँ तक ये पार्ट को 32 आर्टिकल 32 को बिल्कुल ध्यान रखना। वर्ड भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको आपका क्वेश्चन निकल